नमस्कार। विश्व रेडियो दिवस की आप सभी को अग्रिम बधाई। दिल से आवाज की दुनिया का ये जो गहरा रिश्ता है, इसे सेलिब्रेट करने के लिए यूनेस्को ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस घोषित किया और 2011 से आज तक हम हर साल विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर रेडियो से जुड़ी अपनी बहुत सारी यादों को ताजा करते हैं, प्रसारण की कला को सराहते हैं और साथ ही तकनीकी पक्ष में अपनी जानकारी बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं। आज का ये कार्यक्रम भी ऐसा ही एक खास कार्यक्रम है। मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम में। और आज कार्यक्रम में हमारे साथ दो विशिष्ट मेहमान हैं, रेडियो के तकनीकी पक्ष के बारे में बात करने के लिए और साथ ही कलात्मक पक्ष की जानकारी हमें देने के लिए। मैं स्वागत करती हूं रेडियो प्रसारण तकनीक के वरिष्ठ विशेषज्ञ दीपक जोशी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। और साथ ही ख्याति प्राप्त वो आवाज जिसने हमारे हर मौके को कुछ और खास बना दिया है, रेडियो प्रसारण कर्मी जैनेन्द्र सिंह जी का। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत आभार। ये अच्छा लग रहा है नीलम कि आज उस आपकी जगह की बजाय मैं ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ हम आमतौर पर मैं बातचीत करता हूँ लोगों से। जी बिल्कुल। तो एक नई सोच और एक नया उत्साह भी मेरे मन में इस मौके को लेकर खास है। और मुझे लगता है कि श्रोताओं के लिए भी ये बहुत खास मौका होगा, क्योंकि हमेशा वो आपको एक इस तरह की आवाज के रूप में सुनते हैं जो उनका जो भी अवसर होता है, सुख दुख का है, चुनौतीपूर्ण अवसर है या फिर हमारे बहुत सारे पर्व हैं, वो खास बनते हैं। लेकिन आज वो जैनेन्द्र सिंह के ही एक पक्ष को जानेंगे तो मुझे लगता है उनके लिए भी बहुत खास मौका ये होगा। ये तो रेडियो को जानना ही नहीं है, रेडियो को जीने वाली बात है। जीने वाली और बात। जैसे हम जीते हैं, दीपक जी भी मतलब जब युवावस्था से ही रेडियो से इस तरह से उनका रिश्ता रहा, आपका है। हमारे श्रोता भी ऐसे बहुत सारे हैं, लाखों करोड़ों श्रोता है जो रेडियो को उनके जीवन का ऐसा अभिन्न हिस्सा वो बना हुआ है कि उसके बिना सोच भी नहीं सकते कि वो कैसे रहेंगे। जी बिल्कुल। और इसी दौरान ये जो रेडियो के साथ रिश्ता है, इसमें बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, क्योंकि जो चीज हमारे दिल के करीब होती है हम उसे और समझना चाहते हैं, उसके बारे में और जानकारी हासिल करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम में हमारा ये प्रयास सफल रहेगा और हम अपने श्रोताओं को कलात्मक पक्ष की जानकारी भी दे पाएंगे और साथ ही तकनीकी पक्ष भी समझ पाएंगे, जैसा कि हमारा कार्यक्रम का विषय भी है रेडियो प्रसारण, विज्ञान भी कला भी। तो हम शुरुआत करते हैं थोड़ा सा तकनीकी पक्ष को समझने की। दीपक जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी, सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को थोड़ा ये बताइए कि हम अक्सर बहुत सारे नाम सुनते हैं रेडियो से जुड़े हुए, AM है, FM है, हैम रेडियो है। क्या इनमें फर्क है और क्या क्या तरीके हैं रेडियो से और जुड़ने के? देखिए, FM रेडियो और AM ये तो हम लोगों के रेडियो ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड है जी। हैम रेडियो जो है वो एक अलग पहलू है। अब इसको समझने से पहले समझना पड़ेगा कि रेडियो शब्द का अगर हम हिंदी में मीनिंग देखें, उसका अर्थ देखें, तो वो होता है कि बिना किसी माध्यम के, तरंगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचना। तो वो काम हैम रेडियो भी करता है, FM रेडियो भी करता है, AM रेडियो भी करता है। लेकिन जब हम अपने कला क्षेत्र और अपने प्रोग्राम्स को लोगों तक पहुंचाने की बात करते हैं तो वो FM रेडियो और AM रेडियो ही करता है जी। अब FM रेडियो और AM रेडियो दोनों विज्ञान ने थोड़े से अलग तरीके से बनाए हुए हैं। AM रेडियो की पहुंच बहुत दूर तक होती है, लेकिन साथ में ये होता है कि उसकी क्वालिटी थोड़ी सी FM के कंपैरिजन में कम होती है। FM की पहुंच जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा 75 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक रहती है, लेकिन FM की क्वालिटी जो होती है वो बहुत उम्दा होती है। जैसे कि हम लोग घर में सीडीज सुन रहे हैं या किसी ऑडिटोरियम में बैठ के ही प्रोग्राम सुन रहे हैं। हैम रेडियो जो होता है वो हैम रेडियो से हम लोग बेसिकली जब भी कोई डिजास्टर होता है तो उस डिजास्टर के दौरान एक दूसरे को मैसेज पास करने की जो प्रतिक्रिया है वो हैम रेडियो के थ्रू, मोर्स कोड के थ्रू यूज की जाती है। तो विज्ञान सबके पीछे एक ही है कि रेडियो तरंगों के थ्रू जो भी हम लोग मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो कन्वे किया जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बस फर्क आ जाता है अलग अलग तरीके से उनके उपयोग और उनके क्वालिटी गुणवत्ता में। जी, जैसे कि कहा जाता है कि जब हम एक कार्यक्रम को तैयार करने के बारे में सोचते हैं तब सिर्फ और सिर्फ कला से हमारा जुड़ाव होता है। जब हम उसे धरातल पर लाना चाहते हैं, कागजों पर उतार देते हैं अपने जो भी हमारी शब्द है, रचना है, उसके बाद तकनीक जो है उसका रोल शुरू हो जाता है। और आप ही से बातचीत के दौरान एक बार मैंने सुना था कि ये रचना जब दोबारा पहुंचती है श्रोताओं के पास, वो फिर से कला बन जाती है। तो ये जो पल पल रूप बदल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कला, तकनीक और फिर कला। देखिए नीलम, रेडियो प्रसारण जो है वो मूलतः और अंततः
कला है जी। वो इस रूप में है कि क्योंकि उसका बीजारोपण जब हमारे मन में, जहन में, दिल में कहीं कोई आवाज उठती है, कोई विचार आता है, उसके बाद हम उसको शेप देना शुरू करते हैं, आकार देना शुरू करते हैं, और जब तक वो दिमाग में है तब तक वो कला के रूप में, सिर्फ कला के रूप में, बीज रूप में वहां उपस्थित है। लेकिन जैसे ही हम उसको अगली प्रक्रिया में जोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए हम उसकी रिकॉर्डिंग शुरू करना चाहते हैं, तो हमें तकनीक की जरूरत होती है। उसके बाद उसका प्रसारण की आवश्यकता होती है, उसमें तकनीक की आवश्यकता है। फिर रिसीवर के जरिए यानी श्रोता तक जब बात पहुंचती है, वहां तक विज्ञान है। लेकिन अंततः जब श्रोता के मन में चित्र पैदा होते हैं, जो ध्वनि चित्र बनने शुरू होते हैं, उसकी अपनी दुनिया एक बनने लगती है, तो वहां फिर कला, और ये कला, इसका आधार जो है वो श्रोता है और ये फल है प्रसारण का, रेडियो प्रसारण का मैं कहूंगा। क्योंकि हम जिस तरह से, आप यूं मानिए कि खेत में हम बीज वैसे छींट दें, ये तो एक ऐसी ही क्रिया है। अब उसमें विज्ञान का पुट तो है ये दीपक जी, क्योंकि वो बीज है तो उसमें से अंकुर फूटेगा, पौधा उगेगा। लेकिन वही बीज अगर हम सलीके से उसको खेत में डालते हैं, रोपते हैं, और जब वो उभरता है जमीन में, तो एक खूबसूरत सा चित्र सामने नजर आता है। और उसका जब फल निकलता है उससे, तो जो फल खाता है उसको जो आनंद मिलता है वो श्रोता का आनंद है। और जो शुरुआत करता है ना, जो बीजारोपण करता है, उसकी सबसे बड़ी खुशी इसी में होती है कि श्रोता जो हमारा फल चखने वाला या स्वाद लेने वाला है, उसको कितना आनंद मिलता है इस बात से। जी, सही बात है। और नैतिक दायित्व भी ये बन जाता है हमारा इसी वजह से। जी, जो श्रोता है उसके लिए जो स्टूडियो है ना, वो बहुत ही एक तिलिस्मी दुनिया है, क्योंकि वो सिर्फ सुन रहा है और उसने अपना जो पहले शब्द उसके दिमाग में है, जहन में है, जो जिंदगी उसने जी है, उसकी अपनी जो धारणाएं हैं, उनके हिसाब से वो तस्वीरें बनाता है और जुड़ता है। तो जो ये तिलिस्मी दुनिया है, स्टूडियो की जो दुनिया है, इसके आसपास भी बहुत सारे तकनीकी पक्ष हैं। तो दीपक जी, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी कि कभी कभी हमारे श्रोता बहुत दिल से किसी कार्यक्रम से जुड़ते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी होती है, बट कुछ कुछ शिकायतें भी उनकी आ जाती हैं, जैसे कि वो कई बार कहते हैं कि हमें बहुत क्लियर आवाज नहीं मिल रही है, या हम क्या कर रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी हमने सेट की है उस पर हमें कुछ दो अलग अलग कार्यक्रम सुनाई पड़ रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि काल, परिस्थिति, स्थान जब बदलता है तो उसके बाद वही जो पुराना रेडियो सेट है उनका वो प्रासंगिक नहीं रह जाता, उन्हें लगता है इसकी उपयोगिता अब शायद नहीं रही। इस बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि रेडियो लिसनिंग, जो प्रोग्राम लिसनिंग है, उसका बेस्ट एक्सपीरियंस कैसे ले सकता है श्रोता? देखिए, सबसे पहले तो रेडियो रिसीवर अच्छा होना, उम्दा क्वालिटी का होना, ये एक बड़ी रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्योंकि रेडियो रिसीवर ये उन ध्वनि, उन तरंगों को रिसीव करता है और उसके बाद स्पीकर के माध्यम से जो कुछ भी इस तिलिस्मी स्टूडियोज में बोला जा रहा है उसको उसी रूप में व्यक्त करके उसके मानसिक पटल तक पहुंचाता है। श्रोता जो होता है उनको सुनता है, और सुनने के बाद जो भी कहा जा रहा होता है, जिस रूप में भी प्रोग्राम पहुंचा होता है, वो उसके मानसिक पटल पे एक इमेज छोड़ता है, जिसके बेसिस पे आपका श्रोता हमेशा, जो हम लोगों का श्रोता है, वो एक जो हम लोग कहने की कोशिश करते हैं उसी को इमेजिन करता है। जी। हमारी सफलता उसमें होती है कि हम लोगों ने जो चाहा 100% अगर उसे हम माध्यम से अपने श्रोता तक पहुंचा पाए, और श्रोता उसे 100% उसी रूप में फील कर पाया जिस तरीके से हम व्यक्त करना चाहते हैं। अब विज्ञान इसमें सिर्फ एक माध्यम का जरिया है, माध्यम है, माध्यम के थ्रू पहुंचता है। तो रेडियो सेट अच्छा होना चाहिए। फिर अब डिपेंड करता है कि उसके आसपास कोई नॉइज करने वाले सिग्नल सोर्सेज तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि वही रेडियो सेट किसी एक कमरे में अच्छा काम कर रहा होता है लेकिन दूसरे कमरे में अच्छा काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उसके साथ जिसको हम कहते हैं आरएफ नॉइज होते हैं, जो उन सिग्नल्स को जो हमारे ट्रांसमीटर से रेडियो तक पहुंचते हैं उसको डिस्टर्ब करते हैं। सिर्फ उसके कारण ही होता है कि क्वालिटी थोड़ी सी सफर करती है। अदरवाइज एल्स तो वो रेडियो अगर अच्छा है तो क्वालिटी जो हम लोग अपने स्टूडियोज में जो बोलते हैं वो उन तक पहुंची जाएगी। जी। एक अनुभव ये भी होता है, जैनेंद्र जी ने भी कई बार ये फेस की होगी सिचुएशन, जब हम श्रोताओं से बात करते हैं तो अक्सर क्या होता है कि वो सुनना भी चाहते हैं उस बातचीत को, तो रेडियो सेट उनके आसपास ही होता है, बहुत नजदीक होता है। ऐसे में हमें जो रिकॉर्डिंग मिल रही होती है, जो उनकी आवाज मिलती है, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस भी होता है, जो व्यवधान होता है वो बाकी श्रोता भी ठीक से नहीं सुन पाते। तो क्या ऐसे में किया जाए, उनके लिए क्या सुझाव आपका? देखिए, इसको फीडबैक प्रॉब्लम कहते हैं हम लोग टेक्निकली, और इसका सिर्फ एक ही समाधान है कि जो वक्ता जिस समय बोल रहा है उस समय वो वक्ता अपनी ध्वनि तो रेडियो में नहीं सुन पाएगा, क्योंकि अगर उसने रेडियो ऑन कर दिया और रेडियो की ध्वनि बढ़ा दी तो वही ध्वनि जो रेडियो से है फीडबैक में वापस फिर से स्टूडियो के एंड में चली जाती है और फिर से उसी प्रोग्राम में मिक्स हो जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए इसीलिए वक्ता से हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी वो
पार्टिसिपेट कर रहा है लाइव रेडियो प्रोग्राम्स में, उस समय एटलीस्ट अगर उसके परिवार वाले जो हैं वो उस रेडियो प्रोग्राम को सुनना चाहते हैं तो उस रेडियो में वो किसी और कमरे में सुने जी। और वक्ता तो बाद में रिकॉर्डिंग करवा ले उस प्रोग्राम को। ये एक इसमें टेक्नोलॉजी कहीं विज्ञान ही मदद नहीं कर पाता है क्योंकि वो फीडबैक लूप ही ऐसा होता है कि वो उसे जो है प्रोग्राम की क्वालिटी को, गुणवत्ता को कम कर देता है। तो उस फीडबैक लूप को तोड़ने के लिए कहा जाता है कि या तो बिल्कुल कम वॉल्यूम में, लेकिन कम वॉल्यूम में भी जब वक्ता बोल रहा होगा तो वो सुन नहीं पाएगा। तो ये तिलांजलि तो वक्ता को देनी ही पड़ती है कि जिस समय वो बोल रहा है उस समय वो अपने रेडियो का वॉल्यूम जो है कम से कम रखे, उसके और परिवार वाले लोग सुन लें दूसरे कमरे में, उसके लिए रिकॉर्ड कर दें और बाद में फिर उस चीज को सुन लें। अब जैसे मैं अगर आपके साथ अभी बोल रहा हूं तो ये प्रोग्राम मैं भी कहीं रिकॉर्डेड सुनूंगा तभी पता चलेगा मुझे। तो उसी तरीके से अगर ये लाइव भी होता है तब भी यही पहलू उसमें जागृत होता है। ज्ञानेंद्र जी, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी कि रेडियो जो है वो सबका अपना है, हर आयु वर्ग का है और समाज के जितने भी तबके हैं वो सबका अपना है, उनसे गहरा रिश्ता है हर तबके का। कितनी तरह के कार्यक्रम रेडियो में तैयार किए जाते रहे हैं पहले से, और आजकल हम क्या नयापन उनमें ला सकते हैं? देखिए, बात को वही मैं लेकर आना चाहूंगा जो कलात्मकता है रेडियो की, क्योंकि रेडियो की कलात्मकता के कई स्तर हैं। पहला स्तर तो ये है जिसमें आप जानते हैं कि हम संगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। संगीत में भी अलग अलग तरह के जॉनर के संगीत है, फिर नाटक है, फीचर है, साहित्य के अलग अलग उसमें पक्ष या पहलू हैं। अब ये भी अपने आप में कला है। संगीत कलात्मक प्रस्तुति है और वो मंच पर भी है, कहीं टेलीविजन पर भी है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन हम उसको रेडियो में अपने ढंग से उसको प्रस्तुत करते हैं। तो एक कला को कलात्मक ढंग से हम प्रस्तुत कर रहे हैं रेडियो के माध्यम से। कुछ फॉर्मेट्स ऐसे हैं जो रेडियो के अपने इजाद है या अपनी क्रिएशन है। अब मान लीजिए रेडियो कमेंट्री है, अब रेडियो कमेंट्री तो रेडियो की ही अपनी है। इस रेडियो फीचर है, रेडियो ड्रामा है, वो सिर्फ रेडियो पर होता है, कहीं और नहीं होता है। तो इस तरह के फॉर्मेट्स जो है वो रेडियो में इस्तेमाल किए जाते हैं और ये हमेशा से किए जाते रहे हैं। क्योंकि आप चाहे इंटरव्यू, साक्षात्कार की बात करें, वार्ता की बात करें, कवि सम्मेलन की बात करें, मुशायरों की बात करें, संगीत की बात करें, कमेंट्री की बात करें, ये सब कुछ लगभग शुरुआती दौर से जैसे जैसे विज्ञान हमारा सहारा बनता रहा वैसे वैसे इन चीजों को हम जोड़ते चले गए। क्योंकि रेडियो कमेंट्री अब हमें करनी है तो हमें तकनीक चाहिए, टेक्नोलॉजी की बहुत आवश्यकता है उसमें। स्पॉट से करना है तो लाइनें बुक करनी है, साउंड का सारा सिस्टम देखना है। तो इस तरह से विस्तार मिलता गया विज्ञान के सहारे। अब ये सारे फॉर्मेट्स बहुत सारे, मतलब मैं कहूं कि आप अगर गिनना शुरू करेंगे तो समय काफी लग जाएगा, क्योंकि 25-30 तो ऐसे ही हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें इनोवेशन या जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं नए नए, उसमें क्या है कि इंटरैक्टिव सबसे महत्वपूर्ण है। जो हम पहले पारंपरिक प्रसारण में नहीं कर पाते थे, आज इंटरैक्टिव है, क्योंकि हम SMS के जरिए श्रोता सीधे हमसे जुड़ा है, लाइव जुड़ रहा है, टेलीफोन लाइन के जरिए जुड़ा है जिसके भी आप बात कर रही थी। तो इस तरह से, या अब तो ये भी सुविधा है कि आप स्टूडियो में बैठे हैं, आप ईमेल के जरिए भी लोग, ट्विटर के जरिए लोग अपनी बातें सीधे सीधे आपके पास पहुंचा रहे हैं और इंस्टेंट पहुंचा रहे हैं, और आप उस पर सीधे सीधे बात कर रहे हैं, उसी टाइम में, उसी मोमेंट में सारी बात हो रही है। तो रेडियो बहुत इंस्टेंट हो गया। और उसके साथ साथ अब जो फॉर्मेट्स नया है, जैसे इंफोटेनमेंट हम आमतौर पर जिसे कहते हैं, जिसमें जानकारी भी है, जिसमें काम की बातें भी हैं, जिसमें सूचना भी है, जिसमें मनोरंजन भी है। तो इन सारी चीजों को लेकर आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। छोटे छोटे फीचर्स वगैरह, ये सब चीजें तो पहले से बनती रही हैं, लेकिन ये फॉर्मेट है जो जितना ज्यादा इंटीमेट, इंटरैक्टिव होगा रेडियो, उतना ही ज्यादा कनेक्ट बनेगा लिसनर के साथ। ये बहुत जरूरी है। तो क्या यहाँ कोई इस तरह की चुनौती भी हमारे सामने है कि जब हम बदलाव करते हैं किसी चीज में, नई चीजों को अपनाते हैं, तब हम कहीं कुछ खो भी देते हैं? तो क्या ऐसा हो रहा है कि प्रसारण की गुणवत्ता पर इस पर असर पड़ रहा है? ये जो अभी हम नवाचार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इनोवेशंस कर रहे हैं, एक भाषाई, कहते हैं कि रेडियो जो है भाषाई परंपरा वो धरोहर के रूप में अगली पीढ़ी को सौंपता है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए नीलम जी, एक चीज है, एक आदर्श होता है, एक मोटो होता है, एक विजन होता है जी। आप विजन को बार बार नहीं बदल सकते, पर उस विजन को कन्वर्ट करने के लिए जिस आप मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब अगर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय एक इतना सुंदर वाक्य और आदर्श और विजन हमारे सामने है, तो हमें उसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उसको और विस्तार देने की आवश्यकता है। और उसमें हमें विज्ञान किस तरह रूप में सपोर्ट कर सकता है, हमारे अपने इनोवेटिव तरीके प्रेजेंटेशन के कैसे उसमें हेल्प कर सकते हैं,
जो बेसिक वैल्यू है ना सिस्टम की, अब जैसे भारत देश की व्यवस्था चलाने के लिए संविधान है ना, उसी तरह से समाज की व्यवस्था को चलाने के लिए वैल्यूज हैं, और उन वैल्यूज को क्रिएट करने में, बनाने में, पहुंचाने में रेडियो एक मास मीडियम के रूप में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आज देश जो है, भारत देश, उसकी अपनी विविधता के लिए जाना जाता है, अपनी वैविध्य जो सांस्कृतिक है, उसमें भाषा है, संगीत है, खान पान है, पहरावा है, उस वैविध्य को, उस विविधता को संरक्षित करने में रेडियो ने जो भूमिका अभी तक निभाई है, भाषाओं बोलियों से लेकर, और आकाशवाणी की तो दीपक जी आप जानते ही हैं, आप इतने वरिष्ठ हैं कि कितनी भाषाओं, कितनी बोलियों में कार्यक्रम देश में और देश से बाहर भी हम करते हैं। जी, सही तो बात ये है। जो रेडियो डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी दुनिया की सबसे खूबसूरत बात है, जो दुनिया को रंगों से भरती है, रसों से भरती है। जी। अगर आपने इसको खो दिया ना, डाइवर्सिटी को, तो मुझे लगता है कि दुनिया पता नहीं कितनी वीरान सी हो जाएगी। जी, मतलब हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी जो है वो इन्हीं रंगों से मिलती है, विविधता हमें देती लेकिन आप उसको देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो विजन है ना, आप डाइवर्सिटी को खत्म करके कोई चीज करेंगे तो बहुत घातक है। डाइवर्सिटी को और मजबूत अगर आप कर पाएंगे अपने प्रसारण से, तो आपकी भूमिका बहुत सार्थक होगी। तो जो नैतिक मूल्य किसी भी समाज के होते हैं, देश के होते हैं, उन मूल्यों को और मजबूत करने की आवश्यकता होती है। उसे अगर बिखरने में आपकी भूमिका बढ़ रही है, इसका मतलब कि आप अपने गोल से भटक गए हैं मास मीडियम के रूप में। दीपक जी, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगी कि इस गोल पर बने रहने के लिए हमें जो तकनीकी पक्ष है हमारा, वो हमेशा सशक्त तो करता ही रहा है, लेकिन क्या कहीं कहीं बहुत ज्यादा तकनीक बिखराव की वजह भी बनती है? आज हम देखते हैं कि जो हमारा यूथ है उनके पास इतनी ज्यादा तकनीक है और बहुत ही सहज सुलभ है सारी चीजें, तो कई बार ये लगता है कि हम घर से ही अपना प्रसारण को शुरू कर रहे हैं, हमारे हाथ में कैमरा है तो हमने कुछ भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, मोबाइल है तो हमने अपनी बात एक साथ 50 लोगों तक पहुंचा दी। तो क्या तकनीक ऐसे में कहीं कुछ भ्रामक स्थिति भी पैदा करती है? मैं इस पर अपने विचार व्यक्त करूं उससे पहले तो जो जनन जी कह रहे थे कि देखिए, इस बार का जो ये वर्ल्ड रेडियो डे है, उसकी थीम भी यही है कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड रेडियो इज इवॉल्विंग। तो रेडियो इज इवॉल्विंग, दुनिया बदल रही है, लेकिन रेडियो उसके साथ ही अपने आप को इवॉल्व करता जा रहा है, और वो जरूरी भी होता है। जिस तरीके से हम लोगों की हर आदतें बदलती हैं तो उसी हिसाब से, लेकिन रेडियो चेंज नहीं हो रहा है, रेडियो इवॉल्व होता है उसी हिसाब से और अपने आप को मैच करता है उन्हीं चेंजेस के हिसाब से। जहां तक ये नई विज्ञान की नई और जो टेक्निक्स आई हैं, ये टेक्निक सब बेसिकली एम्पावर करती हैं हर पर्सन को। जैसे अभी यह है कि अगर पॉडकास्टिंग वाला एक मसला है कि पॉडकास्टिंग कर सकते हैं या इंटरनेट रेडियो स्टार्ट कर लेते हैं, अपने घर से ही कर लेते हैं, कंप्यूटर से ही, तो उसमें वो देखा जाए तो एक बड़ी अच्छी बात है कि वो इंटरनेट रेडियो के रूप में इवॉल्व हो रहा है, और पॉडकास्टिंग के रूप में ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी सुना जा सकता है। उस तरीके से कोई भी प्रोग्राम जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं और फिर प्रिजर्व कर लिए जाते हैं, किसी भी समय कहीं पर भी किन्हीं भी हालातों में सुने जा सकते हैं। लेकिन जब भी कोई चीजें बदल रही होती हैं तो साथ में उसके कुछ ऐसे इफेक्ट्स भी होते हैं जो शायद कुछ लोगों को जो बदलने के लिए नहीं तैयार है या बदलने में सक्षम नहीं है या स्लो है, उनको लगता है कि शायद वो चीजें उतनी अच्छी नहीं है, आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसके। तो बस शायद हमें ख्याल करना यही है कि इवोल्यूशन के दौरान हम इवॉल्व होते चले जाएं और उन चेंजेस को, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको इवोल्यूशन में एक टोटलिटी का पार्ट बना के जब बढ़ेंगे तो उसमें, क्योंकि जब ये नए आते हैं कि पॉडकास्ट हो रहा है और इसमें इंटरनेट रेडियो आ रहा है, तो उसमें सेंसरशिप वाली बात और क्या पॉलिसी है कि वो सारी चीजें भी लागू होती हैं। तो उस पर सरकारों की नजर रहती है और सरकार उसको रेगुलेट भी करती है, या सेल्फ रेगुलेटेड मीडियाज जो होते हैं वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो मैं नहीं मानूंगा कि उसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। शुरुआत में हो सकता है जब कोई भी चीज नई इवॉल्व होती है तो एक कंपैरिजन हमेशा रहता है कि नहीं, ये पहले वाला अच्छा था, ये चीज उतनी अच्छी नहीं है। उसके बेसिस पर भी जो नई चीज आती है वो अपने आप को फिर से ढालती है, इवॉल्व करती है और फिर से लोगों के एस्पिरेशंस को मैच करती है। तो ये प्रतिक्रिया कंटिन्यूअस चलती भी रहती है और भले के लिए ही हो रहा है, रेडियो अच्छा ही बनता चला जा रहा है। एक भ्रांति भी हम सब जगह कई बार ऐसा सुनते हैं कि रेडियो अब प्रासंगिक नहीं रहा, क्योंकि सूचनाएं जो हैं वो बहुत अलग अलग तरह के माध्यमों से हमें मिल रही हैं, मनोरंजन के भी कई साधन हैं। तो ऐसे में एक कर्मठ रेडियो कर्मी होने के नाते और तकनीक विशेषज्ञ होने के नाते आप क्या कहेंगे? देखिए, रेडियो प्रासंगिक तो हमेशा रहेगा जी, ये तो इस स्टेटमेंट में कोई दमी नहीं है कि रेडियो प्रासंगिक नहीं रहा, क्योंकि अभी भी जब तुरंत मैसेज को कन्वे करना होता है या ऐसी जगह पर जब कुछ नहीं होता है हमारे पास मैसेज रिसीव करने के लिए। मुझे याद है आज से 20 साल पहले करीब
जब 2001 में अर्थक्वेक आया था गुजरात में जी, उस समय सब कुछ गुजरात में भुज में कट गया था। उस समय सिर्फ आकाशवाणी रेडियो भुज, आकाशवाणी अहमदाबाद और आकाशवाणी राजकोट, इन तीनों के थ्रू ही पूरा दुनिया भर के जो भी थे, जो जिन लोगों को भी पता नहीं था कि हमारे परिवार कहाँ हैं, कैसे हैं, उस समय रेडियो ने ही मदद की थी उन लोगों को अपने परिवारों के साथ कनेक्ट होने में भी और अपने परिवारों का अच्छा किस तरह से है वो जानने में जी। तो रेडियो अपनी प्रासंगिकता बदल लेता है अपने हिसाब से। सबसे फास्ट मीडियम है, सबसे फ्लेक्सिबल मीडियम है और तुरंत चेंज कर सकता है अपने आप को, और सबसे पावरफुल है। कुछ ज्यादा किसी को आदमी को बैठने की जरूरत नहीं है, कहीं चलते फिरते भी सुन लेता है और तुरंत अपडेट हो जाता है। अपडेट होती रहती है, इन्फॉर्मेशन रेडियो के थ्रू आ जाती है। आजकल तो रेडियो टेक्नोलॉजी में इतनी चीजें भी आ गई हैं कि टेक्स्ट के रूप में भी चीजें आने लग जाती हैं। तो जब हम सुन रहे होते हैं वही चीजें टेक्स्ट के रूप में भी पढ़ लेते हैं। तो ये प्रासंगिक है और हमेशा रहेगा और विद टाइम इवॉल्व होता रहेगा। जी। तो रेडियो ट्रांसमिशन जो है, रेडियो प्रसारण जो हम करते हैं, इसके मूल कारक क्या है? अगर हम कहें कि हम 5-6 चीजें गिनवाना चाहते हैं कि जिनके बिना प्रसारण संभव ही नहीं है, तो क्या है वो चीजें, वो एलिमेंट्स क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो माइक्रोफोन जिसके सामने मैं बोल रहा हूँ और ये आता है। माइक्रोफोन के बाद एक अच्छा स्टूडियो हो, एक अच्छा माहौल हो जहां पर के शांति हो और आवाज जो है उसको बखूबी उसी के तरीके से कैप्चर किया जा सके। तो तकनीकी विज्ञान के द्वारा वो माहौल क्रिएट किया जाता है। फिर हमारे रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स हैं जो रिकॉर्ड करते हैं उसको। रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट की खूबी वही मानी जाएगी कि मैं जिस तरीके से बोल रहा हूं उसको हूबहू 100% उसी रूप में उसको रिकॉर्ड करे, कैप्चर करे। उसके बाद फिर हमारी कई चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसमें, एडिटिंग के लिए किस तरीके से प्रोग्राम में और हमें सुंदर बनाना है उसको, कुछ इफेक्ट्स ऐड करने हैं। ये प्रोग्राम हमारा स्टूडियो लेवल पे आके बन जाता है। उसके बाद हमारी चैलेंज होती है कि हमारे श्रोता तक उसको उसी रूप में पहुंचाना। हमारी भावनाओं को जिस रूप में मैं जो बोलना चाह रहा हूं अभी, मेरी वो भावना मेरे श्रोता के पास में, उसके रेडियो में, उसके स्पीकर के थ्रू उसके कानों तक और उसके मानसिक पटल तक उसी रूप में पहुंचे जिस तरीके से मैं पहुंचाना चाहता हूँ। तो इसमें विज्ञान फिर ट्रांसमिशन की हेल्प करता है। ट्रांसमीटर में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। एफएम ट्रांसमीटर बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, डिजिटल रेडियो आ गए जिसकी गुणवत्ता बहुत ही उम्दा है। तो वो मतलब छोटी सी छोटी जो है कि विस्पर्स जो कहते हैं उनको तक वो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो डिजिटल रेडियोज हो गए। डिजिटल रेडियो के साथ इंटरनेट रेडियो हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं धीरे धीरे हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रही है और इम्प्रूव करके हमें पॉसिबल कर पा रही है कि हम अपने श्रोताओं तक पहुंच पाए अच्छी तरह से। जी, और यही सवाल ज्ञानेंद्र जी आपसे कि रेडियो कला जो है इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? क्या ऐसी चीजें हैं जो जिनके बिना हम कहें कि ये कला संभव ही नहीं है? देखिए, मुझे इस नजरिए से अगर मैं सोचूं, क्योंकि पहले मैंने सोचा नहीं ये अचानक आपने बात शुरू की है, तो सबसे पहली जो बात मुझे लगती है प्रसारण कर्मी में जो होनी चाहिए वो संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी होनी चाहिए उसके अंदर। उसके बिना तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने श्रोता के लिए कर रहे हैं। और श्रोता के जो समूह है उसका इतनी डाइवर्सिटी है उसमें कि बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, मजदूर हैं, कृषक हैं, शहरी लोग हैं, अलग अलग वर्गों के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं। तो उसकी संवेदनशीलता और उसके बाद उसकी समझ आपके पास होनी चाहिए। अपने टारगेट ऑडियंस को लेकर आपके अंदर एक समझ हो कि आप किन के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। इसके अलावा आपको, अब मैं उससे थोड़ा अगर आगे बढ़ूं एज ए प्रोफेशनल ब्रॉडकास्टर के नजरिए से, तो आपको जो रेडियो प्रसारण के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं उनके बारे में जानकारी, उसके अलग अलग जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी समझ, उनकी ट्रेनिंग तो होती है, स्वाभाविक सी बात है जो लोग आते हैं, लेकिन अपने आप को हमेशा इनोवेट करना, कुछ नया करना, कुछ नए ढंग से करने की कोशिश करना, उद्देश्य वही है जो तय है। लेकिन उसको हम अलग अलग माध्यम से कर पाए, अलग अलग ढंग से कर पाए। और जो कुछ बेसिक चीजें होती है, देखिए बोलना अपने आप में एक कला है, ये तो हम सब जानते हैं। हम रेडियो पे ना भी बोल रहे हो, हम वैसे भी बातचीत कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप अच्छा बोलते हो तो लोग बहुत पसंद करेंगे, अच्छा ना बोलते हो तो शायद ना पसंद करें उतना ज्यादा। तो बोलना अपने आप में कला है, उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता रेडियो में है, क्योंकि आप कुछ भी प्रेजेंट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, तो आपके बोलने का ढंग तो उसमें उसके ऊपर एक खूबसूरत कलेवर जोड़ेगा, उसमें रंग जोड़ेगा, रस जोड़ेगा, और वो वहां तक पहुंच पाएगी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। बाकी आपके पास भाषा है जो बहुत महत्वपूर्ण है एक प्रसारण कर्मी के लिए, और जो आपकी आवाज है वो तो है ही है। एक बात मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है, जो हर प्रसारण कर्मी को, ब्रॉडकास्टर या प्रेजेंटर को हमेशा गांठ बांधकर अपने प्रोफेशन में शामिल करना चाहिए, अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, वो है
जानने की उत्कंठा, जो इंक्विजिटिवनेस है उसकी, जो चीजों को आप जानेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। आपके अंदर किसी खास मुद्दे को लेकर अगर संवेदना नहीं पैदा होगी, समझ नहीं पैदा होगी, और आप उसको जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो पढ़ते रहना, और पढ़ने के अलावा और नजरिए से भी और माध्यमों से भी चीजों को जानना समझना। मैं सिर्फ ये दीपक जी इसलिए कह रहा था, पढ़ना मुझे सबसे अच्छा इसलिए लगता है कि वो उसमें जो लिखा गया है ना, उसमें एक गांभीर्य या एक जिम्मेदारी तो है। क्योंकि आप टीवी चैनलों पे, आप अलग अलग माध्यमों पे, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो, वो कितनी जिम्मेदारी से वहां चीजें डाली गई हैं, बिल्कुल आपको मालूम नहीं है। तो अगर आप उसके बहाव में आ गए, उसके प्रभाव में आ गए, तो आप भी कुछ न कुछ गलत कर बैठेंगे या गलत बात पहुंचा पाएंगे। तो जो चीजें चाहे अखबार में हो, चाहे पुस्तकों में हो, वो एक जिम्मेदारी के साथ चीजें आती हैं, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए मैं लिखे हुए शब्दों को बहुत मायने रखती है वो चीजें मेरे लिए, और मैं बहुत जिम्मेदारी से उनको पढ़ता समझता हूं, और फिर उसी के आधार पर अपने प्रसारण को जो है स्वरूप देता हूं, आकार देता हूं। जी, हमारे जो युवा साथी इस समय हमें सुन रहे हैं, जो ज्ञानेंद्र जी आपकी आवाज से कभी प्रभावित हुए होंगे, बहुत दिल को छू गई होगी आपकी कोई बात, और दीपक जी जो आगे जाके अपना करियर टेक्निकली कहीं ना कहीं देखते हैं, जुड़ना चाहते हैं प्रसारण से, एक इस तरह की धारणा भी बाहर है कि अगर हम रेडियो में आना चाहते हैं, मतलब अगर हम कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो बहुत ही बेस वॉइस हमारी कुछ ऐसी होनी चाहिए, बहुत अलग तरह की आवाज हो। ये कितना सच है या कितनी सही है ये बात? मैं इस बात को नहीं मानता जी। मुझे लगता है कि सामान्यतः जो आवाज है वो अच्छी होती है, और ऐसे आवाज जो खराब लगे सुनने में, उसको छोड़कर बाकी सारी आवाजें अच्छी हैं जी। एक बेसिक चीज ये मैं मान के चलता हूं, क्योंकि मैंने दीपक जी, बल्कि आप भी जरूर आपने सुनते रहे होंगे, क्योंकि आप रेडियो के आप भी बहुत शौकीन रहे हैं। अब विविध भारती से जो छोटी छोटी झलकियां होती थी, या हास्य व्यंग की वार्ताएं होती थी छोटी छोटी, उर्दू सर्विस से भी होती थी पहले 5-5 मिनट की। अब उनको पढ़ने वाले, जो मुझे याद है विविध भारती से जो होता था, वो बहुत अच्छी आवाज नहीं थी, लेकिन सुनने में बहुत अच्छी लगती थी। अच्छी आवाज इन द सेंस की जो आप कह रही हैं, बेस होना चाहिए और भारी भरकम, जो ऐसा अक्सर मानते हैं, ऐसा नहीं था। और आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे प्रसारण कर्मी आप देखेंगे, आकाशवाणी के अलावा बहुत सारे रेडियो प्रसारण की हम बात करते हैं तो सिर्फ आकाशवाणी नहीं व्यापक और विस्तारित है ना, बहुत सारे हजारों चैनल हैं देश में विदेश में तमाम जगह। तो आवाज जो सुनने में अच्छी लगे, और सुनने में अच्छी कौन सी लगेगी, अगर आप प्यार से, दिल से बात कर रहे हैं, सहजता से बात कर रहे हैं, इंटीमेट होने का मतलब कि अंतरंगता आप कनेक्ट कर पा रहे हैं लिसनर के साथ, वो सुनेगा आपकी बात को जी। तो ये भ्रम है, मुझे लगता है कि भारी भरकम आवाज होनी चाहिए। बल्कि इसका एक नुकसान होता था। मैं बचपन में, दीपक जी एक हंसी की बात मैं बताऊं आपको, कि मेरी आवाज में बेस बहुत था, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा दूर तक आवाज मेरी नहीं जाती थी। तो लोग कहते थे, यार तुम इतने नजदीक खड़े आदमी को भी पुकार के नहीं, बुला के नहीं तुम उसकी आवाज पहुंचा सकते हो। जी, तो वो तो बाद में पता लगा कि नहीं, आवाज अच्छी है, आवाज अच्छी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है दूर तक जाने वाली नहीं। अब यही मैं ये पूछना चाहूंगी अपने श्रोताओं की ओर से कि फ्रीक्वेंसी को हम क्या समझें। अक्सर ऐसा भी माना जाता है कि जिन आवाजों में बेस नहीं है, तकनीक उनमें बेस ला देती है, कुछ आवाजों को बहुत ज्यादा मधुर बना देती है। तो फ्रीक्वेंसी की क्या भूमिका है, और ये जो बदली जाती है आवाज, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। देखिए, फ्रीक्वेंसी की भूमिका तो यह है कि हर आवाज, जैसे ज्ञानेंद्र जी अभी बोल रहे थे और अब मैं बोल रहा हूं, हम लोगों की भी आवाजों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है जी, जिसको टेक्निकली हम लोग बास, ट्रेबल और इस तरीके से डिफाइन करते हैं। लेकिन तकनीकली सिर्फ थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन जरूर किया जा सकता है, जिसे हम ग्राफिकल इक्वलाइजर टाइप का इफेक्ट कहते हैं। अगर मैं जनरल पब्लिक के बारे में कहूं कि ग्राफिकल इक्वलाइजर से उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बूस्ट करना या कम कर देना, वो किया जा सकता है। लेकिन मैं कभी भी फेवर में नहीं रहता हूं उस टिंकरिंग के, क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल स्पीच जो है, बस उसमें थोड़ा सा उठाव किया जा सकता है। अगर कहीं थोड़ा सा स्पेक्ट्रम के बाहर जा रहा है तो उसको इधर उधर किया जा सकता है। लेकिन जो ओरिजिनलिटी है, वो ओरिजिनलिटी वॉइस की जो है, वही अपनी ओरिजिनलिटी का ही इम्पैक्ट होता है। और हर एंकर हो या आपके अनाउंसर्स हो, जो भी वक्ता हो, उनके अपने कथन, जो उनके विचार होते हैं, विचार के साथ, कथनी के साथ उनकी जो वॉइस होती है, वॉइस मॉड्यूलेशन जिसे हम कहते हैं, वो उनका अपना होता है, और उस वॉइस मॉड्यूलेशन का ही इम्पैक्ट होता है। थोड़ा बहुत उस पर लोग वर्क कर सकते हैं, लेकिन वर्क करके उसको उसी को रिफाइन किया जाए। तो फ्रीक्वेंसियां अलग अलग रहती हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसियों का कोई डिफाइन जो होता है, ये तो वोकल कॉर्ड्स है। अगर उसको फिर इसके विज्ञान के प्रति जाए तो हमारे वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं, वो वोकल कॉर्ड्स हमारे वाइब्रेट करते हैं, उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसीज रहती हैं। तो उसमें ज्यादा कोई टिंकरिंग करे बिना उस फ्रीक्वेंसीज को थोड़ा रिफाइनमेंट जो होते हैं, वो रिकॉर्डिंग या उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग में जो है थोड़ा बहुत किया जा सकता है।
बस वहां तक ही फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट रहता है। जी, यहाँ आप दोनों से मैं जानना चाहूंगी कि अपने जीवन का कोई इस तरह का पल हमसे जरूर आप साझा करें जब रेडियो के साथ एक अलग रिश्ता महसूस हुआ। वो एक श्रोता के रूप में भी हो सकता है, रेडियो कर्मी के रूप में भी हो सकता है, जब आपको लगा हो कि जो हम पहले से सोचते आ रहे थे वैसा कुछ नहीं है, वो एक बहुत ही अलग तरह का पल। मैं तो यही बताऊंगा कि जैसे रेडियो के साथ मेरा रिलेशन जो है स्कूल लाइफ से शुरू हो गया था। जी। स्कूल में था, स्कूल में भी पढ़ाई करते समय रेडियो सुना करता था। कॉलेज में भी रेडियो जो था वो एक अंतरंग साथी के रूप में चलता रहा कि जिससे मैं पढ़ाई कर रहे हैं साथ में रहे। तो उस समय सिर्फ रेडियो के प्रोग्राम्स, आवाज आती थी और साथ में जो संगीत होता था उसको सुन के ही बस वही हमारा साथी होता था। जी। उस समय ज्यादा इतना कभी सोचा भी नहीं था कि रेडियो में क्या होता होगा, किस तरीके से ये प्रोग्राम हमारे तक आते हैं। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय जो है मैं उर्दू सर्विस के प्रोग्राम ज्यादा सुना करता था। और जब मैं रेडियो के साथ एसोसिएट हुआ तो मेरे मन में वही उत्सुकता सबसे पहले जाएगी कि जब मैं एक विद्यार्थी था तो उर्दू सर्विस के प्रोग्राम सुनता था तो ये कहाँ से आते हैं। जी। तो सबसे नजदीकी जो रेडियो स्टेशन था, जब उनको अप्रोच किया तो पता चला कि नहीं जी, वो तो ये प्रोग्राम जो है ये तो दिल्ली से प्रेजेंट होते हैं और राजकोट के ट्रांसमीटर से आते हैं। और मैं किसी एक छोटे से कस्बे में गुजरात में बैठे वो प्रोग्राम सुनता था और सीधे मतलब देखिए उस तकनीक की खूबी थी कि राजकोट के ट्रांसमीटर के थ्रू, उर्दू चैनल के थ्रू दिल्ली में जो हमारे एंकर्स थे, जो वक्ता थे, जो प्रोग्राम प्रेजेंट करते थे, उनके साथ जुड़ा रहता था और वो मुझे कंपनी देते थे। जी। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक सीखने की चीज भी थी जो मैंने कभी सोच नहीं रखा था इस तरीके से, वरना मेरे लिए एक ब्लैक बॉक्स था तब तक रेडियो। मुझे लगता था कि शायद बगल में ही कहीं से कोई आवाज है जो रेडियो तक आ जाती है और मैं सुन लेता हूँ। तो मेरा अपना अनुभव तो रेडियो के बारे में यही रहा है। जी। ज्ञानेंद्र जी, आपने जिस तरह के कार्यक्रम तैयार किए हैं, जिन कार्यक्रमों का आप हिस्सा रहे हैं, वो हमारे श्रोताओं के तीज त्योहार का हिस्सा हैं। छात्र हैं जो आपके कार्यक्रम सुनकर जानकारी हासिल करते हैं और उनके जीवन में बहुत उपयोगी होती है वो जानकारी। अभिभावक हैं जो लगता है कि जीवन के एक परिपाटी पर बस चल रहे हैं, जीवन आगे बढ़ रहा है, बच्चों को बड़ा करना है। आपकी आवाज उनका मनोरंजन करती है, कहीं ना कहीं एक हीलिंग का काम करती है। इतने सारे फैक्टर्स हैं, इतनी अलग अलग भूमिकाएं आपने निभाई अलग अलग कार्यक्रमों से जुड़कर, लेकिन एक श्रोता के रूप में आप रेडियो से अपना रिश्ता किस तरह से याद करते हैं जब आप रेडियो से नहीं जुड़े थे? मैं ये बात दीपक जी जब कह रहे थे तो मैं उन्हीं यादों में कहीं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि ये कब से शुरुआत हुई होगी। मुझे याद भी नहीं वैसे, लेकिन मैं बहुत छोटा रहा हूंगा जब घर में पहली बार रेडियो आया और गांव में हमारा खेतों के बीच में अकेला घर है, अभी भी है वैसे ही, तो वहां स्टूल पर दीपक जी बाहर रेडियो रखा गया और आसपास के सारे लोग जितने काम करने वाले, खेतों में काम करने वाले, शाम को इकट्ठे हो जाते थे और वो रेडियो सुनते थे, सारे इकट्ठे हो गए। अच्छा, उसके बाद मुझे दूसरी स्मृति मेरे जहन में जो है वो है कि हम छत पे सोते थे तो मैं अपने सीने पर रेडियो रख के गाने सुनते हुए, कभी वादी की गूंज कश्मीर से होता था, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम, कभी तामिल इरशाद, कभी ये अपना विविध भारती के कार्यक्रम, तो छाया गीत वगैरह, तो मैं सुनते सुनते सो जाता था और मुझे डांट बहुत पड़ती थी इस बात को लेके, क्योंकि बैटरी से वो रेडियो सेट चलते थे और बैटरी वेस्ट होती थी उसकी वजह से। तो इस तरह से रेडियो की वजह से डांट बचपन में सुनने को काफी मिला। लेकिन धीरे धीरे रेडियो में इस तरह का रिश्ता और रेडियो जिंदगी बन जाए और मुझे रेडियो के अलावा कुछ और चीज दिखाई नहीं देती, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपयोगिता ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए रेडियो की है। जब से रेडियो अस्तित्व में आया तब से लेकर, और जिस तरह से दीपक जी ने बताया कि इवॉल्व कर रहा है समय के साथ साथ, ये इसकी आवश्यकता और बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा आपके आसपास शोर है, जितनी ज्यादा भीड़ होगी, जितना ज्यादा हो हल्ला होगा, उतने ही रेडियो जैसे सहज, सरल, सुगम और सूदिंग मीडियम की आवश्यकता आपके लिए बढ़ती जाएगी, हमारे लिए, सबके लिए बढ़ती जाएगी। इसलिए इसको तो सहज कर रखना बहुत जरूरी है। जी, पंकज जी आ रहे हो गया होगा सर। आपका वो वाला इशू जिसमें बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन है, उसकी रीटेक करनी होगी, क्योंकि आप ट्रांसमीटर तक जाके रिसीवर और स्पीकर तक नहीं आए सर। अच्छा, ठीक। तो वो पूरा चेन टूट गई। अच्छा, तो वो ट्रांसमीटर के बाद वो रेडियो सेट एंड रेडियो सेट का रेडियो रिसीवर के बारे में, ठीक है। तो वो होता फिर से अगर हो सके, जैसे सर ने कहा कि उसका चित्र बनता है, साउंड क्रिएटिंग इमेज का एंगल अगर दे दें तो अच्छा है। ठीक है, ठीक। वो पार्ट उसको जी रीटेक कर। तो दीपक जी, यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो रेडियो प्रसारण है, जो तकनीक है, इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या हैं? ऐसी कुछ चीजें अगर हम गिनवाएं जिनके बिना प्रसारण संभव ही नहीं है, तो वो क्या नाम होंगे? देखिए, इस विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन में स्टार्ट होता है हमारे माइक्रोफोन से। जी। माइक्रोफोन जो है, जो हमारी आवाज को कैप्चर करता है,
उसके बाद हमारे रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स, हमारे रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में जो एक माहौल होता है जिसके तहत उम्दा क्वालिटी की जो स्पीच होती है, ऑडियो जो होता है उसको रिकॉर्ड होता है और अच्छे इक्विपमेंट्स में, अच्छे रिकॉर्डर्स में रिकॉर्डिंग कर ली जाती है उसकी। फिर उसका पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग में अगर उसमें कहीं कोई कुछ खामियां हों तो थोड़ी बहुत भरपाइयां उसके थ्रू कर ली जाती हैं और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम जो है पूरी तरह से बन जाता है और कोशिश यही रहती है कि हुबहू वो प्रोग्राम वैसा ही, वही आवाज वैसा ही प्रोग्राम बने जो हम लोगों ने कहा गया है। उसके बाद ट्रांसमीटर्स के थ्रू जो विज्ञान है, डिफरेंट ट्रांसमीटर्स हैं, डिजिटल ट्रांसमीटर्स, एफएम ट्रांसमीटर्स, उनके थ्रू ये प्रोग्राम जो है रेडियो तरंगों के थ्रू, अब ये हमारी ध्वनि की तरंगे हैं, उन ध्वनि की तरंगों को रेडियो तरंगों के ऊपर लाद के कैरियर के रूप में हम अपने श्रोताओं तक पहुंचते हैं, भेजते हैं दूर दूर तक जी। तब रेडियो रिसीवर्स जो होते हैं, रेडियो रिसीवर्स उन ध्वनि तरंगों को जिसपे हमारी आवाज की तरंगें जो होती हैं वो करियर के रूप में ले जा रही होती हैं, रेडियो रिसीवर उन कैरियर फ्रीक्वेंसीज को ट्यून करता है, रिसीव करता है। जब भी हम बोलते हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हम मीडियम वेव बैंड बताते हैं, शॉर्ट वेव का बैंड बताते हैं और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी बताते हैं। ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी की तरंगों पर हमारी जो ऑडियो तरंगें होती हैं वो ट्रेवल करती हैं, वो करियर के रूप में उसे रेडियो रिसीवर तक ले जाती हैं। रेडियो रिसीवर उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून जब होता है तो ट्यून करके उसको डिमॉड्यूलेट करके जो प्रोग्राम जिस रूप में स्टूडियो में बनाया गया था और रिकॉर्ड किया गया था उसको हूबहू रेडियो रिसीवर उसको डिमॉड्यूलेट करके फिर से अपने स्पीकर तक पहुंचाता है और स्पीकर के थ्रू जब वो प्रोग्राम प्ले होता है तो हमारे कान उसको रिसीव करते हैं। तो ये एक पूरी साइकिल है कि माइक्रोफोन से लेके रेडियो सेट के स्पीकर तक, रेडियो सेट का स्पीकर इस आवाज को हूबहू उसी रूप में प्रेषित करने की कोशिश करता है जिस तरीके से हम लोगों ने कैप्चर किया था स्टूडियो में, और जो हमारा ट्रांसमीटर जो होता है वो हूबहू उसी रूप में उसे प्रेषित करके रेडियो सेट तक पहुंचाने की कोशिश करता है जी। रेडियो सेट में फिर कई सेटिंग्स होती हैं, कई बार अगर हम उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहें, नॉइज फिल्टर्स लगे रहते हैं, वो ठीक से उसमें प्लान डिजाइन हो उसमें, और फ्रीक्वेंसी ट्यून करने का जो नॉब है वो बिल्कुल मतलब उसमें कोई कार्बन ना लग रखा हो, फ्रीक्वेंसी क्लियरली ट्यून हो जाए, वो फ्रीक्वेंसी अगर बिल्कुल क्लियरली ट्यून हो जाएगी और रेडियो की डायरेक्शन सिग्नल्स की ठीक रहेंगी तो आपकी जो आवाज हम लोगों ने रिकॉर्ड की है वो स्पीकर के रूप में हूबहू उसी रूप में श्रोता के कानों तक पहुंचेगी जी। वरना ये हो सकता है बीच में जैसा होता है कई बार क्वालिटी ठीक नहीं हो रही है, क्रैकलिंग नॉइज आ रही है क्योंकि रेडियो रिसीवर पूरी तरीके से उस सिग्नल को रिसीव नहीं कर पा रहा है। ये कुछ चैलेंजेस भी होती हैं बस, और ये छोटी सी प्रक्रिया है जिसमें हाँ इक्विपमेंट्स बहुत सारे रहते हैं, ट्रांसमिशन के तरीके चेंज हो गए, पहले एनालॉग होते थे अब डिजिटल हो गए, लेकिन बेसिकली तो स्टूडियो में रिकॉर्ड किए हुए जाने वाले इक्विपमेंट्स, ट्रांसमीटर और रेडियो रिसीवर, इसी के थ्रू ये प्रतिक्रिया पूरी होती है और जो भी कहा जाता है, जो भी सोचा जाता है वो हमारे श्रोताओं तक पहुंचा दिया जाता है जी। हमने ये जो परिचर्चा शुरू की थी उस वक्त मैं तो कम से कम नहीं इतना सोच रही थी कि इतने विविध आयाम रेडियो के बारे में जानने को मिलेंगे, लेकिन मुझे अपेक्षा जरूर थी आप दोनों से। इतना गहन अनुभव आपका अपने अपने क्षेत्रों में है। मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी ये कार्यक्रम पसंद आएगा और कुछ जिज्ञासाएं उनकी शांत हुई होंगी ये कार्यक्रम सुनकर, और मन में जो भी सवाल आ रहे होंगे हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए ही यहाँ पर हैं। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी आपके लिए इस तरह के कार्यक्रम हम लाते रहें जो रेडियो प्रसारण की तकनीक और कलात्मक पक्ष दोनों से आपको वाकिफ करवाएं। यहाँ पर हम यही कहेंगे कि खुशबू को फिजाओं में फैलने का शौक बहुत है मगर ये मुमकिन नहीं रिश्ता हवाओं से किए बगैर। तो बीच की ये जो हवाएं हैं, ये जो तरंगे हैं, ये हमारे बीच इसी तरह से कायम रहें। एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं को और मेरे दो वरिष्ठों को यहाँ पर विश्व रेडियो दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अब नीलम मलकानिया को यहाँ पर अनुमति दीजिए और सुनते रहिए रेडियो। धन्यवाद आप दोनों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से भी सारे श्रोताओं को रेडियो वर्ल्ड डे की शुभकामनाएं।